गुड इवनिंग। हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक सर्वे तो होगा ही होगा, साथ में बजट और साथ में चल रही विभिन्न प्रकार की बजट और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित योजनाएं, जिससे हम इकोनॉमी को कॉम्प्रिहेंसिवली व्यापक तरीके से कवर कर पाए। साथ में प्रीलिम्स और मेंस में क्या संभावित क्वेश्चन उनके बन सकते हैं उनके बारे में भी साथ साथ डिस्कस करते जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इकोनॉमिक सर्वे का कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस के कौन से वाले पॉइंट से जाके कनेक्ट होता है, सिलेबस लिंकेज, तो हम सिलेबस लिंकेज का ध्यान रखेंगे। उसके लिए कितना सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए उसका ध्यान रखेंगे। फिर संभावित सवाल कितने आ सकते हैं उसका ध्यान रखेंगे। और इस बीच में आपके इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित अपने एग्जाम वाली बातें, बजट से संबंधित, और साथ में जो करंट में सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो सेंटर वाली हो चाहे सेंटर स्पॉन्सर्ड हो, दोनों योजनाओं को साथ में रेस्पेक्टिव फील्ड में कनेक्ट कराते हुए हम इसको तैयार करेंगे। तो आज की क्लास अपने इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है, इंट्रोडक्शन टाइप की कुछ मोटा मोटी डाटा जो अपने को पता होने चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में उनके ऊपर सवाल बन सकता है, या मुख्य परीक्षा में या ऐसे में जब भी हम कुछ लिखें तो इन डाटा को कोट करके इनका सहायता से अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे कहते किसको है? बजट से पहले एक जो आता है पूरा सरकार का विस्तृत जो डॉक्यूमेंट, जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के तो डाटा होते हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर के अनुमान होते हैं। उन सबको जो है वो बताता है देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है उसके बारे में इंडिकेट, और प्लस सरकार की आगे की योजनाएं क्या है, सरकार का इकोनॉमिक विजन क्या है, सरकार की प्रगति का विजन क्या है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला। अब इकोनॉमिक सर्वे बहुत व्यापक होता है। अपने को अपने एग्जाम में जहां जहां काम की बात है, अपने सिलेबस से जो भी चीजें मैच होती है उनको करते हुए इसको पूरा करना है। तो अपने शुरुआत में ही सिलेबस लिंकेज दिया है। तो प्रीलिम्स में अपने ये वाला टॉपिक है। जस्ट अगली वाली स्लाइड इंग्लिश मीडियम की भी है, और टेलीग्राम पे हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग, दोनों को अलग अलग। यहां पर तो दोनों को कॉमन करके कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे आपको हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग मिल जाती है ना। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस लिंकेज अपन ने दे रखा है पेपर वाइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में शामिल है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका कारण अपने पास एक मोमेंटम, बड़ा बाजार, बड़ी डिमांड और लगातार देश के अंदर इन्वेस्टमेंट, सरकार की तरफ से एक लॉन्ग टर्म विजन, उन सब के चलते जो है वो लगातार चौथे साल जो है वो बनी हुई है सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी। इसमें दो काम की चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा अपने लिए आते हैं। सरकार ने 2026, अच्छा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अभी जो अपना वर्तमान फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 2026। ये कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2025 से, और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2026 तक। और इसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर 26। और 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर 27। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर 26 उसका अभी क्या चल रहा है? फरवरी महीना चल रहा है, और ये चलेगा कब तक? मार्च तक। तो मार्च तक यानी कि 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, इस बीच में अपनी जीडीपी जो है वो कितनी रहेगी? तो मार्च तो अभी आया नहीं है, तो उसके लिए फरवरी में हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एस्टिमेशन वाला, है ना। तो अपने पहले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है वो एस्टिमेट, क्योंकि हम फरवरी में मार्च तक के डाटा का अनुमान लगा रहे हैं, तो फर्स्ट जो है वो एस्टिमेट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रहने वाली है 7.4 की ग्रोथ रेट पर। यानी कि पिछले साल से इस बार हमारी जीडीपी में कितना नंबर या कितना जो है वो वैल्यू एडिशन हुआ है? 7.4 ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? फर्स्ट एस्टिमेट के अनुसार। वहीं जीवीए जो है उससे 0.1 कम, 7.3। अब एक सवाल सिंपल सा, आपने चूंकि पढ़ रखा होगा बहुत सारी जगह पर, जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है? दोनों में क्लियर है आपको ये अंतर? जीडीपी फिर भी मैं बता दूं, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर, उस दौरान देश के
डोमेस्टिक क्षेत्र, वो डोमेस्टिक क्षेत्र में देश की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो आते ही है, प्लस विदेशों में भी जो भी संपत्ति एसेट वो करते हैं, उसमें जो भी सेवाएं और वस्तुएं क्रिएट हुई है उनका बाजार में अंतिम मूल्य जो है वो सारा जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? जीडीपी। तो जीडीपी देश की कुल जो आर्थिक गतिविधियां उस दौरान जो वैल्यू पैदा हुई उसको बताता है। तो इसका मतलब ओवरऑल अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। अब अर्थव्यवस्था में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन सेक्टर होते हैं, प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान, सेकेंडरी का कितना, टर्सरी का कितना योगदान, वो सेक्टर वाइज कितना वैल्यू एडिशन कौन से सेक्टर ने किया है, अगर वो वाली बात निकालनी पड़े तो अपने को मदद करता है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन। कैसे कि ग्रोस वैल्यू एडिशन का भी आपको फॉर्मूला बताया होगा, जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स जो इनडायरेक्ट जो अपना कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगता है और माइनस सब्सिडी, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो सिंपली ब्रॉडर टर्म में आसान भाषा में समझना पड़े तो जीडीपी देश की ओवरऑल इकोनॉमी की जानकारी और जीवीए देश की अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं उनमें ग्रोथ की जानकारी देने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो जीडीपी का अनुमान दर कितना है 2026 के लिए? 7.4 फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में, और जीवीए का अनुमान है 7.3। ऑन द अदर हैंड 27 के लिए प्रोजेक्शन, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे, पिछले साल के डाटा, अगले साल का अनुमान, तो अगले साल का अनुमान कितना? 6.8 से 7.2 के बीच में ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। अच्छा, उसके बाद में अगली, तो अपने जो है वो सकल घरेलू उत्पाद की सिंपल सी परिभाषा भी अपन ने एक लाइन में दी है जो कि सबको पता है। उसके अनुसार जीडीपी दो तरीके से निकाली जा सकती है, एक तो वर्तमान में जो कीमत है उसके आधार पर, और एक बेस ईयर जो लिया गया उसकी कीमत के आधार पर। तो भारत की जीडीपी जो निकाली जा रही है उसमें रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर के आधार पर निकाली जाती है। तो भारत की जीडीपी या जो अपने डाटा है उसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। तो 2011-12 में जो अपने देश में सेवाएं और वस्तुएं पैदा हुई थी उनकी जो कीमत है वो वास्तविक कीमत मानी जाएगी। जैसे 2011-12 के अंदर देश की जीडीपी जो निकाली गई थी उसका अगर मान लो कि जो वैल्यू आया टोटल वो 1 लाख रुपए था, लेकिन 2011-12 की तुलना में 2025-26 में महंगाई नहीं बढ़ गई क्या? इन्फ्लेशन नहीं बढ़ गई क्या? तो जो अपने जीडीपी के अंदर जो वस्तुएं पैदा हुई थी, अगर वो रियल जीडीपी हम निकाले, मतलब 2011-12 के प्राइस के आधार पर निकाले, उस टाइम पर जितना प्रोडक्शन हुआ और उनकी जितनी कीमत थी, आज प्रोडक्शन तो उतना ही हो लेकिन कीमत बढ़ जाए, तो 2011-12 में प्रोडक्शन अगर सेम 2025-26 में है और इन्फ्लेशन या महंगाई उसमें एडजस्ट करें तो चीजें महंगी होती चलेगी। तो दो तरीके से जीडीपी बताई जा सकती है, एक तो प्रोडक्शन का रेफरेंस लिया जाए 2011 बेस ईयर का, तो वो उस आधार पर अगर सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य बताया जाए तो वो तो है रियल जीडीपी, और अगर रियल जीडीपी में जितनी महंगाई बढ़ गई है उसको जोड़ दिया जाए तो वो क्या है? वर्तमान कीमत पर या नॉमिनल जीडीपी। तो भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितनी है? 330.68 लाख करोड़ रुपए, जबकि रियल जीडीपी स्थिर कीमत पर 2011-12 वालों पे 187.97 लाख करोड़ रुपए। ये कब? 2024-25 की बात है। इसकी तुलना में जो ग्रोथ अपन ने 7.4 की दिखाई है उसमें अगर नॉमिनल कीमत पर देखेंगे तो ये हो जाएगी 330 की जगह 357.14 लाख करोड़, और रियल कीमत पर हो जाएगी 201.89 लाख करोड़ रुपए। आ गई बात समझ? तो 2024-25 की तुलना में 2026 के अंदर 7.4 ग्रोथ रेट दो तरीके से बताई, नॉमिनल यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद और रियल कीमत वाली आधार पर। इसका थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन शायद आपको इकोनॉमी की क्लास में करवाया भी गया होगा। टीवी, कार, किसी का भी उदाहरण लेके इतना प्रोडक्शन होता है तो फिर वो कीमत में कैसे महंगाई जो है वो प्रभाव डाल देती है, वो सारे सिंपल से एग्जांपल होते हैं। तो ये डाटा अपने काम के हैं, 2 नंबर, नॉमिनल और रियल जीडीपी 7.4 के आधार पर ये प्रोजेक्शन आते हैं। उसके बाद में जीवीए को लेकर के भी ये डाटा निकाले गए। तो वर्तमान कीमत पर जीवीए जो है वो 300.22 लाख करोड़ रुपए 2024-25 में था। इसमें 7.3 वर्दी जोड़ेंगे तो 323.48 लाख करोड़ हो जाएगा। स्थिर कीमत पर 171 और इसमें 7.3 जोड़ेंगे 184.9 लाख करोड़ रुपए 2025-26 का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर का इसका। ठीक है, तो ये अपने 2 काम के डाटा। उसके बाद में प्रोजेक्शन दिखाया है, इसमें ये ग्राफ भी आया है, इससे थोड़ा सा और अपने को आइडिया लग जाता है। हालांकि
बहुत ज्यादा सेक्टर वाइज जीवीए अपने को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, क्योंकि इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। तो इस ग्राफ में 3 कलर दिखाए हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन। येलो कलर दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 तक के लिए एवरेज जीवीए कितना रहा। फिर उसके बाद ब्लू कलर दिखाया है फाइनेंशियल ईयर पहले वाला 2025 में जीवीए कितना रहा है, और हरे कलर में जो अभी प्रोजेक्शन पहले अग्रिम अनुमान लगाए हैं उसके अनुसार कितना रहने वाला है। तो इसमें एक तो ओवरऑल जीवीए जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के ओवरऑल डाटा है। फिर इसने सेक्टर वाइज, चूंकि जीवीए का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में इकोनॉमी के अंदर कितना वैल्यू एडिशन किया है उसी लिए किया जाता है, तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और सर्विस में, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। तो भारत के अंदर साल 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 के बीच में जो एवरेज जीवीए या ग्रोस टोटल जीवीए रहा वो 6.4 रहा। पिछले साल भी सेम जो है वो 6.4 रहा, लेकिन इस बार ग्रोथ दिखाई है वो है 7.3, क्योंकि अपन ने शुरुआत में ही पहला डाटा ही देखा था शुरुआत वाला, तो एवरेज जीवीए 2026 का 7.3 रहने का अनुमान है, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो पिछली बार से क्या जीवीए 2025 की तुलना में 7.3 की ग्रोथ दिखा रहा है, और पहले एवरेज 25 का भी 4 है और 2016 से 20 का भी 6.4 है। अब इसको अपन ब्रेकअप करें 7.3 का अलग अलग क्षेत्रों में। एग्रीकल्चर में खास बात ये ध्यान रखने लायक बात है कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 की तुलना में अपने पास जो अभी डाटा है वो कमी दिखा रहे हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यू एडिशन इस बार एग्रीकल्चर की तरफ से होगा वो पिछले साल की तुलना में क्या है? कम है। पिछले साल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 4.6, इस बार ये घट के कितना हो गया? 3 पॉइंट। तो एग्रीकल्चर में कमी दिखाई दी है। एग्रीकल्चर, क्योंकि जीडीपी तो ओवरऑल बताएगा, जीवीए सेक्टर वाइज बताएगा, तो इकोनॉमी जो है उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस बार पिछले साल की तुलना में कम है। पिछली बार 4.6 थी, इस बार 3.1। इंडस्ट्री में अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। 2016 से 20 के बीच की बात करें तो 5.4 एवरेज जीवी आ रहा था सेकेंडरी सेक्टर में। फिर 2025 वाली बात करें पिछले साल 5.9 और इस बार का अनुमान है 6.2। सबसे ज्यादा कौन ग्रोथ देता है अपने को? सर्विस सेक्टर। 2016 से 20 की एवरेज आई 7.6, पिछले साल थोड़ी सी कमी आई फाइनेंशियल ईयर 25 में, और इस बार 9.1 की अच्छी खासी ग्रोथ है। तो जीवीए तीनों सेक्टर में देखोगे तो सबसे बड़ा अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूटर कौन होगा? सर्विस सेक्टर। वो कितनी ग्रोथ दिखाएगा पिछले साल से? 9.1 जीवीए के हिसाब से। इंडस्ट्री कितना दिखाएगी? 6.2। एग्रीकल्चर पिछले साल की तुलना में डाउन गया है और वो 3.1 ही दिखा रहा है। तो ये एक अपना वो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से एग्जाम में काम में लिए जाने लायक डाटा। फिर उसके बाद जो है वो इनकम, और वो पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट। अपनी जीडीपी, और जीडीपी में जो विदेशों वाली रेमिटेंस है हमने मंगवाई और भेजी, अगर वो सब जोड़ दिया जाए तो वो नेशनल ग्रोस नेशनल इनकम, और ग्रोस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन या जो कमी होती है वो घटा दिया जाए तो नेट नेशनल इनकम आ जाती है। तो नेट नेशनल इनकम में अपनी पॉपुलेशन का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आ जाए आय आएगी। तो प्रति व्यक्ति आय के भी दो हो सकता है, एक तो रियल जीडीपी वाली स्थिर कीमत पर बेस ईयर के आधार पर, और एक महंगाई को एडजस्ट करेंगे तो उस आधार पर। तो फाइनेंशियल ईयर पिछला जो था अपना 24-25, उसमें प्रति व्यक्ति आय 2,05,324 रुपए थी। क्या वाकई में प्रत्येक व्यक्ति इतना पैसा कमाता है क्या अपने देश में? नहीं। इससे यह नहीं पता लगता है कि ये रियल आय है। सभी की आय जोड़ी, अब इसमें अंबानी साहब की आय जो है वो खरबों रुपए में है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की वार्षिक आय 10,000 रुपए भी है। तो अंबानी साहब वाला एवरेज जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को क्या बना देता है? लखपति बना देता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी? 2,05,324। कब? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस बार ये बढ़ के कितना? 6.9 की ग्रोथ है, 2,19,575। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो नॉमिनल रेट के ऊपर जो वर्तमान कीमत है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.9। स्थिर कीमत पर बात करें तो 1,14,710 रुपए तो पिछले में थी, और इसमें ग्रोथ इस बार 1,21,000 हो गई है, तो 6.3। ये पर कैपिटा इनकम की बात। उसके बाद में भारत की जो इकोनॉमी है उसमें मेन ड्राइवर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखती है वो कहां पर? तो उसमें कोई भी इकोनॉमी चलती है डिमांड और सप्लाई पर चलती है।
तो डिमांड में भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा क्रिएट करता है अपना खुद का मार्केट, अपने खुद के लोग, अपने खुद के देश में रहने वाले विभिन्न हाउस होल्ड। तो मुख्य रूप से अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो घरेलू मांग पर आधारित है। अपने यहीं के लोग कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। तो अपनी इकोनॉमी बाहर वालों के ऊपर निर्भर कम है, और इसमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर बाहर वालों की भी नजर रहती है कि मार्केट तो इनके पास है, डिमांड तो इनके पास है, और भारत को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। बस दूसरी तरफ हम जो है वो आपूर्ति पक्ष में अपनी इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा करता है, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं। यानी कि पढ़ाने वाले, बैंकिंग वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, होटल वाले, ये विभिन्न सेवाएं करने वाले। खेती और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन करने वालों की तुलना में कौन ज्यादा जो है वो पैसे कमाने वाले लोग हैं? सेवा क्षेत्र वाले सबसे ज्यादा। तो ये अगला। उसके बाद में जो डिमांड साइड है अपनी, उसमें मेनली जो उपभोग अपने घर का या घरेलू कंजप्शन है। टोटल इकोनॉमी में अगर देखें जीडीपी के अनुसार, तो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अनुसार जीडीपी में जो अपनी निजी उपभोग है उसका योगदान है 61.5%। मतलब जो अपनी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट, जो चीजें खरीदी जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी के पक्ष में अपना घरेलू जो मार्केट है, जो लोग सामान खरीदते हैं, उसकी हिस्सेदारी है 61.5%। और उसमें निवेश भी करते हैं, मतलब साथ साथ में। तो निवेश के लिए जैसे कि कोई अपना घर बना रहा है, या कोई जैसे जिससे कि आगे पूंजी का निर्माण किया या आय, इनकम क्रिएट हो, उसके लिए भी तो सामान खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी तो मांग क्रिएट करनी पड़ती है। तो अपन परमानेंट एसेट क्रिएट करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अपन बाजार में से विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक आइटम, विभिन्न प्रकार के जो वो कंस्ट्रक्शन आइटम, वो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो उसका योगदान जीडीपी में है 30%। ये तो अपने दैनिक जीवन में दूध, बटर, ब्रेड, वो सब चीजें हाउस होल्ड आइटम है, और ये अपन एसेट क्रिएट करने के लिए जो सामान खरीदते हैं वो है। तो निवेश के लिए 30% और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए 61%। अपनी जीडीपी में टोटल जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जीडीपी में निर्यात की भूमिका कितनी है? 21.2%। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा अपने लिए है। तो ये जितना ज्यादा निवेश वाला होगा, उतनी ही ज्यादा मार्केट को और ज्यादा स्ट्रोंग दिखाएगा कि लोग सिर्फ आज के अंदर नहीं जी रहे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे। निवेश कौन करेगा? जिन लोगों की आय बढ़ती है, और ये जितना ज्यादा निवेश होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही मजबूत होता है, आगे इनकम जनरेट होने के उतने ही साधन बनते चले जाते हैं। उसके बाद में यही चीज जो अपनी वहां पर लिखी है इस पीछे वाले इसमें, उसको बार डायग्राम के रूप में दिखाया गया है पिछले सालों में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है उसके अनुसार निजी उपभोग जो है उसकी पार्टिसिपेशन कितना है? 61.5%, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 30%, है ना। तो ये इसमें दिखाया गया है घरेलू मांग पक्ष के केस में। उसके बाद में जो हम सप्लाई पक्ष में अगर बात करें कि भाई सर्विस जो अपनी इकोनॉमी के क्षेत्र में सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें जीवीए के हिसाब से पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में 26 में सबसे ज्यादा ग्रोथ, अपने वो फ्लो चार्ट देखे थे ये वाले, उसका अपन ने यहां पर टेबल भी बना दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा अपने लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का 9.1, उद्योगों का 6.2, कृषि का घट रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, 3.1। तो इसका ये इंपॉर्टेंट डाटा अपने लिए है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। उसके बाद में एक टेबल और बना दी है जो साथ में डिमांड एंड सप्लाई साइड ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है उसमें डिमांड साइड में कौन से और सप्लाई साइड में कौन से। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का 2025 का फाइनेंशियल ईयर था और 2026 का फाइनेंशियल ईयर है, उनके पहले हाफ में जो ग्रोथ थी जीडीपी के अंदर वो 2025 में 2.7 थी और 2026 में 3.6 है। मतलब ये पहला हाफ जो होता है फाइनेंशियल ईयर का उसके डाटा है, और उसके बाद ओवरऑल डाटा है। तो उसके अनुसार ये एग्रीकल्चर वाला कम हो रहा है, वही बात घुमा के वापस से टेबल में कह रहा है। तो अपने को येलो कलर का किया है, तो एक तो डाटा ये याद रखना है अपने लिए। दूसरा इंडस्ट्री का 6.2 और सेवा क्षेत्र का 9.1, और साथ में ओवरऑल जीवीए ग्रोथ कितनी दिखा रहा है? 7.3, और वही जीडीपी के लिए कितना दिखा रहा है? तो कुल मिला के ये डाटा वही बात घुमा के वापस से कही है, उसी टेबल में कही है। इसी टेबल को अपन ने आसान भाषा में निकाल के पहले बना लिया था। तो ये इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट टेबल होती है, तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में
ये जो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर वही बातें अलग अलग फ्लो चार्ट में, जीडीपी वृद्धि दर इस साल की 2000 फाइनेंशियल 26 की 7.4, अगले साल का अनुमान 6.8 से 7.2। प्रति व्यक्ति आय जो है वो पिछले साल 2.5 हजार थी, 2,05,000, इस बार 2,20,000 जो है वो फाइनेंशियल ईयर में। कृषि पशुधन वानिकी यानी कि कृषि की ग्रोथ रेट इस बार 3.1 रहने वाली है, औद्योगिक 6.2, सेवाएं 9.1। इसके अलावा एक डाटा ये याद रखना है कि जनवरी, शायद 16 जनवरी के डाटा है, 16 जनवरी तक के भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $701 बिलियन, है ना। और साथ में राजकोषीय घाटा, अच्छी बात है, घट रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछली बार 5.5 था, 23-24 में जो है वो 2024-25 में 4.8% वाला जो राजकोषीय घाटे में लगातार कमी आ रही है। तो ये अपने लिए शुरुआती जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे के, ये एक बेसिक, और इन्हीं को हम घुमा फिरा के फिर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर वाली बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे तब डाटा काम मिलेंगे, सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तब डाटा काम मिलेंगे। इनिशियली तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पे इकोनॉमिक सर्वे में इतने डाटा तो अपने को याद रखने हैं जो विभिन्न तरीके से अपने काम में आएंगे। तो कल हम अगली वाली क्लास करेंगे एग्रीकल्चर के साथ में स्पेसिफिक, इसमें कितनी योजनाएं, बजट में क्या, इकोनॉमिक सर्वे में क्या, प्लस इसके कितने सवाल प्रीलिम्स में और कैसे मेंस में, सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।